हेलो एंड क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। और आज के जो आर्टिकल्स और जो फैक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा ना, वैसे हर वीडियो से पहले मैं कहता हूँ सॉरी हर वीडियो में मैं एक्साइटेड रहता हूँ। देखिए, जिस दिन मैं एक्साइटेड होना बंद कर दूंगा ना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ऑनेस्टली, मैं वीडियो जबरदस्ती नहीं बनाता। मैं वीडियो जब आपके लिए बनाता हूँ या कंटेंट लेके आता हूँ, तो पहले मुझे तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अरे अगर मैं ही उसके अंदर एक्साइटेड नहीं हूँ ऐसे फैक्ट्स पढ़ के, तो मैं आपको क्या एक्साइट करूंगा यार? गेटिंग मी? सो व्हेन आई से आज मैं एक्साइटेड हूँ यार इस वीडियो के लिए, जेन्युइनली एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है वो फैक्ट्स मुझे रटे हुए, मैं जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ वो फैक्ट्स मेरे सामने भी पहली बार आते हैं। तो जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तभी वो मैं एक्साइटमेंट आप तक लेके आता हूँ। चलिए ठीक है, ये तो हो गई बात। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल से हम शेयर करते हैं। देखिए, वेनेजुएला के अंदर 360% का इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। घाना के अंदर 42%। मतलब 10 कंट्रीज हैं दुनिया में जहां पे बुरा हाल है इन्फ्लेशन का। मतलब यहाँ पे हम इसको शेयर करता हूँ मैं, जो टॉप 5 कंट्रीज है। मतलब आप देखो, वेनेजुएला 400% के आसपास, 360%, जिम्बाब्वे 310%, सूडान 250-250%, अर्जेंटीना 110 111%। मतलब ये टॉप 5 कंट्रीज अगर आप देखो दुनिया की, यहाँ पे फ्यूचर क्या है? क्या फ्यूचर होगा? मतलब वेनेजुएला के अंदर 400% का अगर इन्फ्लेशन है, वह फ्यूचर क्या है लोगों का? 400% का इन्फ्लेशन और 100% का अगर सैलरी का इंक्रीज भी दे दिया, मतलब किसी की 1 लाख सैलरी, उसको अगले साल 2 लाख कर दिया, तो भी क्या? मतलब फ्यूचर कैसे प्लान करते होंगे लोग? और क्या यहाँ लोग नहीं रहते? वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, सूडान, अर्जेंटीना, कितने मिलियंस में यहाँ लोग रहते होंगे, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होगे हा 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 हम तो यहाँ रहते नहीं। भाई, इन्फ्लेशन कहीं पे तेज है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे थोड़ा सा अभी स्लो है। लेकिन इन्फ्लेशन की गिरफ्त में पूरी दुनिया आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है, कोई भी देश नहीं है जहां पे मनी प्रिंटिंग नहीं हो रही। क्योंकि मनी प्रिंटिंग ही एक ऐसा लास्ट रिजॉर्ट है जहां पे जब सरकारों को कुछ नहीं मिलता है, तो वो पैसे को प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, राइट? और डेट हर देश में बढ़ रहा है। कुछ देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ देशों में वो तेज, जहां पे भी कंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है, डेट इशू हो रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन उतना ही कम है, राइट? और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो लोगों की जो इनकम्स हैं, वो उतनी तेजी से वो नहीं बढ़ रही। क्लियर हो गया? यही कारण है कि इन्फ्लेशन की वजह से, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है कि दुनिया में तो 10 ऐसी कंट्रीज हैं जहां इन्फ्लेशन का बहुत बुरा हाल है। और जहां पे ये पूरा आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यही कारण है कि माइकल सेलर कहता है कि भाई, देयर इज नो सेकंड बेस्ट। इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो जो राइट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, राइट? तो अभी तक वो कहता था कि भाई, पहले आपके पास ऑप्शन था गोल्ड। गोल्ड ने आपको पिछले 2011 से 2023 का जो एनुअल रिटर्न है गोल्ड का, वो 11% है। मतलब पिछले 12 सालों में गोल्ड ने आपको 12% का रिटर्न दिया है। अगर आपने यूएस की 100 सबसे बड़ी कंपनीज में पैसा लगाया होता, तो 16% का रिटर्न दिया है। आपकी जो यूएस की लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनमें 12% का रिटर्न आया है। और बिटकॉइन ने आपको 148% का, 147.5% का रिटर्न दिया है पिछले 12 सालों में, राइट? सो क्लियर हो गया? सो मतलब इन्फ्लेशन, अगर आपकी अगर आज अर्जेंटीना जैसी देश में 111% है और हर साल, और अगर आपका बिटकॉइन आपको 147% दे रहा है, तो जाके आप अपनी इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ क्रेजी थिंग्स आर बिकमिंग इन द वर्ल्ड। ब्राजील के अंदर ये देखो ना, कि ब्राजील के अंदर भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। तो वहां पे यूएसडीटी की अडॉप्शन जो है वो 80% है इस टाइम, जितनी टोटल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी के पीछे यूएस डॉलर होता है, खुद की करेंसी डीवैल्यू हो रही है। पहले यूएस डॉलर को एक आम जनता के हाथ में आना इम्पॉसिबल होता था। तो अब यूएसडीटी के कारण वहां पे, क्योंकि आप वॉलेट में उसे रख सकते हो, बॉर्डरलेस होता है यूएसडीटी, और उसके पीछे एक डॉलर की बैकिंग होती है। तो वहां पे अचानक यूएसडीटी का अडॉप्शन बढ़ने लगा है ब्राजील के अंदर। उसने इतना बढ़ गया है कि उसने बीटी बिटकॉइन
को पीछे छोड़ दिया। जो बिटकॉइन की जो टोटल ट्रांज़ैक्शंस हैं, टोटल वॉल्यूम है, उसको भी वो सरपास कर गया है। 271 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ यूएसडीटी, स्टेबल कॉइन्स। और ये आप देखो कि इनफैक्ट यूएसडीटी, नॉट स्टेबल कॉइन, यूएसडीसी अलग है, बट यूएसडीटी हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। और बीटीसी को भी उसने पीछे छोड़ दिया। व्हाई? बिकॉज पीपल आर पार्किंग देयर मनी इन यूएसडीटी। Why USDT? Because it is backed by dollar. Why they are going after dollar? Because खुद की जो नेशनल करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, डीबेस हो रही है। किसके सामने? डॉलर के सामने। तो जिस बेंचमार्क के सामने खुद की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, तो उस करेंसी के साथ जो है क्यों ना उसी करेंसी को हम अपने वॉलेट में रख लें। ठीक है। अ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यूएस के अंदर अमेरिका ये कहता है कि भाई हमने आपकी तनख्वाह जो है वो 69% से बढ़ा दी है। कितने सालों में? हमने 2000 से हम जब देखते हैं, हमने 20 सालों में आपकी सैलरी 69% बढ़ाई है। लेकिन वो ये नहीं बताते अपनी जनता को कि पिछले 20 सालों में हॉस्पिटल 200% से ज़्यादा महंगा हो गया है, कॉलेज ट्यूशन फीस 175% से ज़्यादा महंगी हो गई, चाइल्ड केयर, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग 75% से ऊपर, सैलरी 69% बढ़ी है 20 सालों में, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। राइट, तो ये आपका पूरा चार्ट है जहां पे ये पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अमेरिका अपनी खुद की जनता का बेवकूफ बना रहा है। दुनिया भर में वो लड़ाई लड़ना चाहता है, दुनिया भर में वो जहाज भेजना चाहता है, दुनिया भर में वो कत्लेआम मचाना चाहता है, दुनिया भर में वो वॉर को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन खुद की जनता से वो झूठ बोलता है, झूठ बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि जनता को अगर ये पता लग गया कि भैया प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमी में है, प्रॉब्लम हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी चॉइस में है, तो क्या होगा? उनकी कुर्सियां खतरे में आ जाएंगी। तो ये अमेरिका अपने लोगों के साथ झूठ बोल रहा है, जहां पे ट्रिलियंस में वो डेट को इशू कर रहा है। राइट। और अपने लोगों को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो बहुत देर तक छुपते नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज एग्जैक्टली द सिनेरियो। यही कारण है कि अगर आप देखो ना बिटकॉइन का, अगर आप देखो टोटल जो एसेट्स हैं पूरी दुनिया में, रियल एस्टेट 326 ट्रिलियन, डेट 303 ट्रिलियन, इक्विटीज 108 ट्रिलियन, बेस मनी 30 ट्रिलियन। अरे बिटकॉइन तो अभी 500 बिलियन, 550 बिलियन यूएस डॉलर पे, मतलब ये इतने बड़े एसेट क्लास में पैसा लगा हुआ है। बिटकॉइन तो के पास ग्रो करने का जो स्कोप है, मतलब अभी वो गोल्ड गोल्ड को ही अगर वो सरपास कर दे इसका मार्केट कैप, तो उसका कितना बड़ा स्कोप है ये देखिए ना बिटकॉइन के पास। राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था कि वी आर सो अर्ली। आपको लगता होगा कि बिटकॉइन बहुत महंगा हो गया, कि अगर हम बाकी एसेट क्लास से कंपेयर करें तो बिटकॉइन इज ओनली 600 बिलियन। और यही कारण है कि 2023 के अंदर जब 1 जनवरी को बिटकॉइन का रेट था 16,667, तो 110% का इंक्रीज हो चुका है। आपको ये लगता होगा बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से तो 50% करेक्शन पे, हाँ है बिल्कुल। भाई किसी ने $69,000 पे लिया तो बिल्कुल। बट कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने 2023 में एंट्री लेके 1 जनवरी को 16,677 रुपए के रेट पे लिया होगा, तो उनके लिए तो 110% की ग्रोथ हो चुकी है ना। So think from that perspective that Bitcoin for this year has grown by 100%। और यार ये सबसे बड़ी चीज है, मतलब लैरी फिंक से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन इन फ्यूचर, और लैरी फिंक ने कहा अपने आंसर में, उन्होंने वापस एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, पीरियड। इसके बाद मतलब ये जो उन्होंने रिवर्स में जो क्वेश्चन पूछ लिया, ब्लैक रॉक के जो सीईओ है लैरी फिंक, जब उनसे ये सवाल हुआ और उन्होंने जब जवाब में ये पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, प्राइसलेस। राइट। तो ये बातें समझने की होती हैं कि एक ब्लैक रॉक कंपनी का एक सीईओ अगर ये बात बोल रहा है, जिसके पास 8 to 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो ये बात कह रहा है। राइट। सो इलॉन मस्क कह रहा है कि भाई बैंक्स की जरूरत ही नहीं पड़नी फ्यूचर में, मेरा जो एक्स ट्विटर का जो एप्लीकेशन है, वो उस पे आप फंड्स भेज पाओगे, रेमिटेंसेस कर पाओगे, सिक्योरिटीज में डील कर पाओगे, आप जॉब ढूंढ पाओगे, जॉब आपको मिल जाएंगी, आप उस पे सुपर ऐप बनाने जा रहा है वो।
हर चीज़ आपको एक्स पे मिलेगी। उसका ये मानना है कि फ्यूचर में बैंक्स की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज़ द काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड। बिटकॉइन में, क्योंकि एल सल्वाडोर में बिटकॉइन फ्रेंडली नेशन है, बिटकॉइन वहाँ लीगल टेंडर है। माना ये जा रहा है कि जो वेनेक के एडवाइजर हैं, जो बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यूएस में, वो कह रही है कि बिटकॉइन फ्रेंडली एल सल्वाडोर कुड बी द नेक्स्ट सिंगापुर ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद यहाँ पे माना ये जा रहा है कि जो बिटकॉइन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रिटर्न है, मतलब बिटकॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशंस का एकदम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखो तो 24 अक्टूबर को 23,400 ट्रांजैक्शंस हुई, जो 1 लाख यूएस डॉलर से बड़ी थी। मतलब एक ट्रांजैक्शन जो 1 लाख डॉलर से बड़ी थी, ऐसी 23,400 ट्रांजैक्शंस हुई हैं 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को। तो इससे ही पता लगता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि 1 लाख यूएस डॉलर इज अ बिगर अमाउंट, एक ऐसी 23,400 ट्रांजेक्शन होना ये बताता है कि जो बड़े बड़े फैमिली हाउसेज हैं और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, दे आर यू नो इन्वॉल्विंग इन बिटकॉइन। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ें। ये बेसिकली आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल है, पढ़ना चाहिए आपको। पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगी। यही बता रहा है 1971 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड हटा, तो आप देख सकते हो कि पहले मिडिल क्लास इतना बड़ा होता था 61%, वो घट के 2021 में 50% रह गया। मतलब मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, और जो अमीर जो जो अमीर थे, जो बेसिकली अपर इनकम ग्रुप है, वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इनकम डिस्पैरिटी कितनी बढ़ रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पहले मिडिल क्लास 62% होता था, वो घट के 42% रह गया है। और यहाँ पे वो 29% होता था अपर इनकम ग्रुप, और वो 50% हो गया है। मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है और अपर इनकम ग्रुप अमीर होता चला जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल से ये बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग पैसे को प्रिंट करते हैं, वो पहले अपने बैग को भरते हैं, उस और जनता के पास जब तक पैसा पहुंचता है, वो पैसे से पहले ही अपने जो एसेट्स हैं, चाहे लैंड है, चाहे गोल्ड है, चाहे बिटकॉइन है, चाहे और चीजें हैं, उनको पहले ही बाय कर लेते हैं। पहले अपने बैग, जो पैसे लोग प्रिंट करते हैं, वो उस पैसे से पहले अपने एसेट्स को बाय कर लेते हैं, और जब तक जनता के पास पैसा पहुंचता है, उनका वैल्यू ऑलरेडी जो है वो डी वैल्यू हो जाता है, डीबेस हो जाता है। राइट, सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। इसका जैसे सीधा सा एग्जांपल दो, एक आम आदमी के पास एक्सेस नहीं होता है बड़े बड़े लोन्स लेने का, लेकिन जो ऑलरेडी जो पावर हाउसेज होते हैं, उनके पास वो सक्षम होते हैं लोन्स लेने के लिए। जैसे ही वो लोन का रेट कम होता है, जैसे सपोज 6 साढ़े 6% पे 7% पे लोन आ जाए, तो जो अमीर आदमी होता है इमीडिएटली लोन लेता है और इमीडिएटली प्रॉपर्टीज बाय करने लगता है। जब तक गरीब आदमी के पास या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के पास पैसा आता है, वो मार्केट में जाता है, तब तक चीजें ऑलरेडी उछाल ले चुकी होती हैं। तो फायदा किसको हुआ होता है? जो अमीर आदमी होता है वो ऑलरेडी अमीर हो चुका होता है, जो गरीब आदमी होता है वो मार्केट के अंदर चीजें खरीद ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है ऑफ मनी है, वो डी वैल्यू हो जाती है, डीबेस हो जाती है उन फिक्स्ड एसेट्स के सामने, जैसे कि गोल्ड है, प्रॉपर्टीज है। ऐसी एसेट्स के सामने पैसे की वैल्यू और ज्यादा गिर जाती है। गेटिंग? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए ना, ये अब लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट होती है। छोटा सा एक आर्टिकल बता रहा हूँ कि भाई 4 करोड़ का किसी ने फ्लैट लिया, 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम हुई, 10,000 के सोसाइटी चार्जेस, तो कुल मिला के भाई 89,000 हाथ में आई इनकम पर मंथ। 4 करोड़ लगा के 89,000 रुपए की इनकम आई पर मंथ। तो ये रेट हुआ 2.67% का रिटर्न। लेकिन अगर हम देखें तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में, चाहे म्यूचुअल फंड्स हैं और जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें रिटर्न ज्यादा होता है। तो ये भी हमें इल्यूजन होता है कि रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी ले लेते हैं फिर रेंटल इनकम आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी के अंदर भी चैलेंजेस रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और खबर अमेरिका से, आप भी सोचते हो कि मैं अमेरिका की खबरें इतनी क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया का मनी प्रिंटर है।
यूएस डॉलर से सारी करेंसीज पेग्ड है, और किस तरीके से यूएस डॉलर के साथ जो मिसमैनेजमेंट करी है अमेरिका ने, जो मनी प्रिंटिंग करी है, और मनी प्रिंटिंग करने की जो वजहें हैं वो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि किस तरीके से अमेरिका अपने डिफेंस पे खर्च करता है, पूरी दुनिया में वो वर्चस्व कायम करने के लिए वॉर्स लड़ता है, लेकिन खुद के उसके देश के हालात जो है वो कितने तेजी से खराब हो रहे हैं। आप ये देखिए कि 1991 में ये हुआ था कि 60% से ऊपर कार्ड डिफॉल्ट होने लगे हों, क्रेडिट कार्ड्स का डिफॉल्ट होने लगा हो। ठीक है, मतलब 2008 में भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो भी सिर्फ 50% क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुए थे, लेकिन इस वक्त 60% से ऊपर जो है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो रहा है यूएस के अंदर। क्या समझे आप? कौन सी दुनिया में हो? आर यू गेटिंग मी? सो ये है आज की खबर। मानता हूं 16 मिनट हो गए होंगे एवरेज से ज्यादा, बट आई वांटेड टू कीप यू इन रियलिटी चेक के एक्चुअल में हो क्या रहा है। गेटिंग मी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? इसलिए कहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ मैं वीडियोस के लिए, क्योंकि वीडियोस बनाना मुझे एक एनर्जी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक एंथुजियाज्म है, अपनी नॉलेज को भी गेन करना और उस नॉलेज को सिर्फ अपने पास तक ना रखना। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक प्लेटफॉर्म के जरिए उस नॉलेज को आप तक पहुंचाना। ठीक है, अगर पसंद आता है आपको इस नॉलेज को जब आपको मिलती है, तो प्लीज आपके कमेंट्स में वो इमोशन में देखना चाहूंगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।